नमस्कार साथियों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की एक सीरीज चला रहे हैं और अभी इस बार मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ पटवारी 2017 और 18 में आए हुए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए दोस्तों, अपन देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपन इन क्वेश्चनों की तरफ। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ब्राइट करियर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी, एसएससी जो भी एग्जाम्स आपके कंपटीशन में अभी लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पटवारी 17 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल दिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको एक्स और वाई के मान निकालना है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ। देखिएगा क्वेश्चन, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन कहती है कि दूसरी इक्वेशन में लिखा हुआ है आपके पास कि 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। ये दो इक्वेशन लिखी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूँ तो सॉल्यूशन तो निकालूंगा x और y का। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना, किसी एक इक्वेशन में x और y के मान रख के उसे आप क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर लो। ठीक है भाई, देखिएगा। चलिए मैं पहले इक्वेशन की बात करता हूँ। पहला लिखा हुआ है आपके सामने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊँ यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करूँ यहाँ पर और y इक्वल टू 2 पुट करके देखूँ तो क्या बन रहा है, 2 प्लस 6, 6 और 2 कितना बन जाएगा, 8। यानी यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 2 रखने पर आपका ये इक्वेशन क्या हुई, सेटिस्फाई हो रही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का पहला आंसर आपका राइट आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। अभी अगर इसे सॉल्व करने जाए तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अपन ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट करेंगे। तो इसका आंसर क्या बना भाई, x बराबर 1 और y बराबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने बहुभुज का। क्या पूछा गया है कि एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 8 हैं कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, क्या बोलते हैं उसको, अष्टभुज, षटभुज, पंचभुज, 10 भुज। अभी तक तो आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। क्या आ रहा है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मेरे हिसाब से अगर मैं टिक करूँ तो क्या टिक करूंगा, अष्टभुज। आप भी यही टिक कर रहे हैं। देखिए अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं और 10 भुज मतलब 10 भुजाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बैठेगा भाई यहाँ पर, अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं होती है। ये पटवारी के पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है आपके 2017 और 18 का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1575 should be multiplied so that the product is a perfect square। क्वेश्चंस के कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1575 ये एक नंबर है। इस नंबर में आप किस संख्या से, एक छोटी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है भाई, चलिए देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले इसके फैक्टर बनाऊंगा कि इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं 1575 के। तो देखिएगा, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आप इकाई अंक 5 देकर 5 से डिवाइड मत करें। इसके पहले आप देखिए क्या 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसके बाद अपन 5 पर पहुँचेंगे। 2 से तो होगा नहीं। मैं इसकी बात करूँ 3 से 12, 5 17 और 1 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं सबसे पहले 3 से डिवाइड करूँगा, 5 2 5, फिर 5 10 और 2 12, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 22, 7 बार जाएगी 21, 1 बचा यहाँ पर 15 हो गया, 5 बार जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। 2 5 35 आए, फिर 5 से भाग लगाए तो 7 आया। अब ये 7 से डिवाइड हो गई। देखिए अब अगर 1575, पहले तो आप ये देखो कि क्या ये 1575 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं उनका पेयर बन जाएगा। जैसे एक इसका पेयर बना, एक इसका पेयर बना, लेकिन ये 7 अकेला बच गया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर मैं इसमें एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी पेयर बन जाएगा, इसका भी। और जैसे पेयर बनेंगे सभी के तो रूट से बाहर आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको किस संख्या से गुणा करना पड़ा, देख रहे हैं आप, एक 7 से गुणा करना पड़ेगा। वो सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, तीसरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे आप, तीसरा। किस संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल में, यानी इसके ऐसे फैक्टर करना है दो आपको कि वो 2 अंकों के फैक्टर हों और उनका जब आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 8075 बन जाए, तो उन संख्याओं का योग आपको बताना है कि वैसे 2 अंकीय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो ऐसे तो अपन नहीं पता कर पाएंगे, क्या करें, वही फैक्टर करें। सबसे पहले तो मैं इसके फैक्टर करूंगा, तो देखिए फैक्टर में क्या बनेगा, यहाँ पर 15 5 20, 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड करूँ 5 से, 5 से भाग लगाऊंगा 1, 3 बचा, 6 बार, 5 2 2 बचा 5 बार फिर 5 से डिवाइड करें 3 बार, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब किससे डिवाइड करें भाई इसको, 6 2 8। अब ये आपका डिवाइड होगा किससे, 13 से डिवाइड होगा या 17 से शायद डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करते हैं 17 से, एक बार कितना बचेगा 5, और कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा ये 9 बार में, कितनी बार में 9 बार में। तो ये किससे डिवाइड हुआ भाई, डिविजिबल हुआ 17 से, 17 से डिविजिबल हुआ कितना हुआ 19, फिर 19 से यहाँ डिविजिबल हुआ कितना आया 1 आया। अब देखिए ये इसके फैक्टर हुए 8075 के जो गुणनखंड बने वो आपके सामने लिखे 5 5 17 और 19, ये फैक्टर है। अब इनमें से आपको दो अंकों की ऐसी संख्याएं बनाना है कि जिनका आप मल्टीपल करो तो 8075 बन जाए और वो 2 अंकों से ज़्यादा मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपको बनाना है 8075, यानी इकाई अंक क्या बनना चाहिए 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मल्टीपल आपको लेना है कि जिसका इकाई अंक 5 होना चाहिए, पहली बात। तो अब मैं यहाँ पर अगर देखो इस 17 का 5 में गुणा कर दूँ तो इसको क्या बना दूँ 85, और इस 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बना दूँ 95। इन दोनों का जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 8075 बन जाएगा। और ये 2 अंकों की संख्या दिख रही है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए। 8075 को मैंने ये 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, 85 इंटू 95। इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 8075 बनेगा। तो आपसे कह रहा है कि वो 2 अंकीय संख्याओं का योग बताओ, योग कितना बन रहा है। तो बस आप प्लस कर दो इसको, कितना बन जाएगा 5 और 5 10, 17 और 1 18। 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का योग कितना बना 180। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर बैठा आपका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए पटवारी में आई हुई क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अब इस बार भी पेपर जो आपका पटवारी है इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा समझिए क्या आ रहा है, बताइए पढ़कर आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा कि अब्दुल 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। बिल्कुल सही है भाई, अब्दुल 100 पृष्ठ की एक पुस्तक है जिसके 25 पृष्ठ पढ़ता है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। अकबर ने उसी पुस्तक का, ये अब्दुल है और ये अकबर है, अकबर उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ लेता है, ठीक है भाई। किसका 100 का 2/5 कितना बन जाएगा भाई, ये निकाल लो आप, कितना बन जाएगा 40, यानी ये 40 पृष्ठ पढ़ता है। ये दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, ऑप्शंस पर आइए, कौन सा सही नहीं है कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अब्दुल रीड हाफ दैट ऑफ अकबर। अब्दुल क्या ये इसका आधा पढ़ रहा है, नहीं। अगर ये 20 पढ़ता तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। कौन सा सत्य नहीं है, तो पहले ही आंसर आपका ऑप्शन आ रहा है भाई, पहला आंसर ही आपका ऑप्शन आ रहा है। दूसरा अगर बात करें तो क्या बोलेगा, क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि अकबर रीड मोर देन अब्दुल, बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है वो रीड रेड देन पेज लेस ट्वाइस दैट ऑफ अब्दुल, ये भी सही, यानी सारे ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं पहला ऑप्शन छोड़कर। तो आपसे क्या बोला गया था कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, वही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 की घात 10 का आधा क्या बनेगा। 2 की घात 10 का आधा क्या बनेगा, आधा मतलब मैं 2 से भाग लगा दूं, किसी भी संख्या का हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 की घात 10 का आधा क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी बोलेंगे 1,
क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर बेस सेम होते हैं यानी आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 की घात 10 माइनस 1 यानी क्या बोलूंगा 2 की घात 9, यानी 2 की घात 10 का आधा क्या बना भाई 2 की घात 9। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पहला ऑप्शन 2 की घात 9। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अब ये सभी आई हुई क्वेश्चन है, ये 2D का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई बताइए। बहुत बढ़िया, एक रेक्टेंगल है भाई, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये एक रेक्टेंगल है आपके सामने। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है। अब देखिएगा, यदि आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं भाई बना देते हैं 65 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये इसका विकर्ण हो गया, कितना है 65 सेंटीमीटर, ये कह रहा क्वेश्चन। और एक भुजा 63 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई आपको बताना है। बिल्कुल सही, मैं इसको मान लेता हूँ 63 या मैं इसे मान लूँ 63 है, दूसरी ये आपको फाइंड करना है, ये आपको बताना है। विकर्ण दिया गया, आप अच्छे से जानते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या कहलाता है, यानी रेक्टेंगल का जो विकर्ण होता है वो कैसे निकालते हैं। आयत का विकर्ण बराबर बनता है अंडर रूट L² प्लस B², मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। यहाँ पर विड्थ है नहीं, इसे फाइंड करना है यानी B को निकालना है आपको। तो मैं वैल्यू पुट कर दूं, आयत का विकर्ण कितना बोल रहा है 65, ये 65 रखा। यहाँ पर क्या करेंगे L², L लेंथ 63 का स्क्वायर, ठीक है भाई, B²। अब ये रूट हटे, दोनों साइड का क्या करें स्क्वायर करें तो रूट हटेगा 65 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर जैसी करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 63 का स्क्वायर प्लस B², ये बनेगा। अब मैं इनका स्क्वायर कर दूं, 65 का स्क्वायर आप देख रहे हैं इकाई अंक 5 है यानी 25, 6 का 7 में गुणा कर देंगे 42, क्या बनेगा भाई 42 25, क्या बना 42 25, किसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, मैं बात करूँ 63 का स्क्वायर निकालना है तो 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अपन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 3, स्क्वायर करो 09, इसका स्क्वायर करो कितना आया 36 आया। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 18 का 2 में गुणा कर दो, 36 और एक अंक छोड़ के प्लस कर दो, तो ये बन गया है आपका 63 का स्क्वायर। क्या बना भाई 3969 प्लस B²। अब ये 3969 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4225 माइनस 3969 बराबर B²। माइनस करिए भाई, माइनस करिए भाई, 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, और इधर कितना बचा 11 में से 9 के 2, 256 बराबर B²। अब ये 256 किसका स्क्वायर होता है भाई 16 का स्क्वायर, किसका होता है 16 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये B बराबर कितना आ गया 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका तीसरा यानी 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ 16। देखिए ये पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और अब भी जो पेपर होने वाला है पटवारी का सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाले। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एवरेज किसका पूछ रहा है, ये आपको यहाँ पर 5 डिजिट दी गई हैं 17, 21, 27, 18 और 17। इसका आपसे एवरेज पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 17, 21, 27, 18 और 17 एवरेज पूछा है, एवरेज निकाल। आप जानते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सभी का समेसन नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देंगे। इसको समेसन करिए भाई कितना बन रहा है। तो देखिए क्या करेंगे 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हो गए भाई 5। 5 से डिवाइड कर दो, इसको ऐड कर दो 8 7 15, 15 7 22 और 22 और एक 23 और 7 कितना बन जाएगा भाई 30। जीरो हासिल कितना आएगा कैरी 3, 3 और एक 4, एक 5, 5 2 7, 2 9 और एक 10, 100। 5 से भाग लगाओ कितना आ गया भाई 20। क्या आ गया इनका एवरेज 20। तो आंसर क्या टिक करेंगे चौथा 20। देखिए अब ये सब विद इन 30 सेकेंड के क्वेश्चन है जो पटवारी में आपके आए हुए हैं और इस बार भी आपके कुछ इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा मैथ का पेपर। देखिएगा अब ये क्वेश्चंस रूट से रिलेटेड है, करनी से 625 बटा 125 रूट के अंदर लिखा है x/5। यहाँ से आपसे वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, यानी समीकरण का मूल्यांकन करें, यानी x का मान क्या आएगा वो निकालें।
ये रूट के अंदर है, इसका रूट निकाल सकते हैं। 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 का। इस रूट से बाहर 25, 125 की अगर बात करें, 125 की अगर मैं बात करूं तो 125 को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन? 625 और रूट के अंदर ये बन जाएगा भाई 125 कितना बनेगा देखिएगा, 125 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं इसको, x अपॉन 5 यही होगा, ठीक है। 5 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, अगर मैं इसे 5 से कैंसल आउट करूँ या यही अंदर कैंसल आउट करना चाहते तो अंदर भी कैंसिल कर सकते थे। अगर मैं इसे 5 से कैंसल आउट करूँ तो ये बन जाएगा 5 अपॉन रूट 5। अब x का मान निकालें तो x इज इक्वल टू बन जाएगा तो x, और ये 5 के 5 में गुणा करेंगे 25। अब देखिएगा भाई क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 25 अपॉन रूट 5, क्या बना 25 इंटू रूट 5। अब अगर इसे आगे अपन सॉल्व करें तो देखिए कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 और रूट 5 अपॉन में है, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 5। तो एक रूट 5 से एक रूट 5 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर निकालने जाऊँ तो 5 इंटू रूट 5 आएगा, क्या आएगा 5 इंटू रूट 5, जबकि इसमें क्या होना चाहिए पावर 3 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए पावर 3 होना चाहिए। क्यों? 625 का वर्गमूल तो आ जाएगा 25, 125 का नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक ऑप्शन होना नन ऑफ दिस, जो क्या आना चाहिए, मूल्यांकन करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5 इंटू रूट 5, ये इसका आंसर बनना चाहिए भाई। 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे 25, 125 का वर्गमूल नहीं आएगा, 5 इंटू रूट 5 बनेगा और x अपॉन 5। तो इस प्रकार अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x का मान कितना आने वाला है 5 इंटू रूट 5। क्या बात सभी को समझ में आ रही है भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो तो मैं इसे अरेंज करके और एकदम बेसिक समझा दूं, किसी को भी अगर डाउट हो रहा हो। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक a, b और c, यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। ये कह रहा है यहाँ पर कि ये a, b और c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो आपसे क्या पूछा गया है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू अगर 14 है, दूसरा कह रहा है कि b इंटू सी इज इक्वल्स टू अगर 10 है, तीसरा कह रहा है c इंटू ए इज इक्वल टू 35 है। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको आपको लॉजिक से लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। अब आप किसी भी एक वैल्यू को उठा लो, किसी भी एक वैल्यू को उठा लो और इसको सॉल्व करके सेटिस्फाई कराओ। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं BC की बात करूं कि BC बराबर कितना बन रहा है 10 बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। BC बराबर कितना बन रहा है 10 बन रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं C की वैल्यू 5 ले लूँ, 5 रख दूँ, तो आपको पता है कि 5 का जब मल्टीप्लाई किसी एक इवन नंबर पर करते हैं तभी जाके क्या बनता है, इकाई अंक 0 बनता है। तो इसे मुझे क्या लेना पड़ेगा 2। अगर मैं अब 2 का 5 में गुणा करूं तो 10 बन जाएगा। हाँ ठीक है भाई, ये तो सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा C कहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, किसमें, इसमें लिखा हुआ है C। तो अगर मैं यहाँ पर C का मान, C कितना रखा मैंने 5, अगर मैं C की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 रख दूँ तो क्या बनेगा वो देखिएगा। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। अब क्या है A का मान 7 और B का मान, और A का मान 7 और B का मान 2 मिलकर 14 बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं। A बराबर 7 रखो, B बराबर 2 रखो, 7 गुणा 2 कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। इस प्रकार से A का मान कितना निकल के आया भाई 7। ये आपके सामने वैल्यू आ गई भाई, क्या वैल्यू आई, A बराबर 7, B बराबर 2, C बराबर 5। आपको क्या सेटिस्फाई करवाना है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बताना कितना आएगा। प्लस कर दो 7 2 5, कितना बन जाएगा भाई 7 और 7 14, कितना आया भाई समेशन 14। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है 3। एक बार फिर से मैं इसे समझा रहा हूँ, अगर डाउट हुआ है देखिए। आपके सामने ये 3 कंडीशन दी गई हैं, ये 3 वेरिएबल हैं A, B और C। पहली कंडीशन में कह रहा है कि अगर A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा। दूसरे में कह रहा है कि अगर B और C का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तीसरे में कह रहा है कि अगर C और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनेगा। मैं यहाँ से कोई सी भी एक वैल्यू उठा लेता हूँ। मैंने ये वाली वैल्यू चूज करी B इंटू सी चूज करी, बराबर 10 लिखा। मुझे यहाँ पर ये पता है
कि बी और सी का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 मिलना चाहिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक आई क्या दिख रहा है, 0। तो आपको पता है कि ये अगर या तो मैं 0 का किसी में मल्टीप्लाई करूँ तब 0 आएगा यूनिट प्लेस का डिजिट, लेकिन अगर किसी की संख्या की भी वैल्यू 0 रख देंगे तो टोटल सब कुछ 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने c बराबर कितना रखा 5, और मुझे अब पता है कि अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर पर करूंगा, यानी 5 का गुणा किसी भी इवन नंबर पर होता है, नहीं सम संख्या में होता है, तो एक आई निकल के आता है 0। तो मैं यहाँ पर सम संख्या b का मान 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ रख सकता हूँ। मैं पहले सबसे छोटा नंबर रखूंगा 2, तो मैं 5 का 2 में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया 10। यहाँ से मेरी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अगर b और c का मान 5 रख रहा हूँ, b का मान 2 रख रहा हूँ, 5 और 2 का गुणा कर रहा हूँ तो 10 बनना, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं c कहाँ लिखा हुआ है, तो c आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, c इंटू a बराबर लिखा है 35, ठीक है। मैं c का यही मान यहाँ रख के देखता हूँ, c बराबर 5, तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, a बराबर निकल के आएगा 7, 5 से 35 में भाग लगा दें, a बराबर 7, ठीक है भाई, a बराबर 7 आ गया। क्या ये वाले मान रखने पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। a बराबर अगर मैं 7 में रखूंगा और b बराबर 2 रखूंगा तो 7 का 2 में गुणा करूंगा 14 आएगा, बिल्कुल सही है। b और c का हो रहा है, c और a से देखो, a का मान 7, c का मान कितना 5, 7 गुणा 5 35, मतलब सभी तीनों कंडीशन इससे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस प्रकार इससे यहाँ से निकल के ये आया कि a का मान 7, b का 2, c का 5, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 14। तो इस प्रकार इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर बनने जा रहा है वो बन रहा है तीसरा। चलिए भाई बढ़े आगे आप अगले क्वेश्चंस पर देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज एज संबंधी क्वेश्चन है, ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु, ठीक है भाई, एक पति और पत्नी की जो एवरेज आयु है, औसत आयु है, वो कितनी है भाई 7 है, ठीक है। एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो क्या बना, पति और पत्नी औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, ठीक है, ठीक है। देखिएगा क्या कहा गया है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, ठीक है भाई। कितनी थी, 27 वर्ष थी, मैं यहाँ 27 रखूंगा, ठीक है। 27 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 54 आया। तो यानी 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की जो एज आई कितनी आ गई भाई, पति और पत्नी की उम्र कितनी आ गई 54। 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की उम्र कितनी बन गई, 54 बन गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, जब उनका विवाह हुआ था, अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है भाई, कितनी है 24 वर्ष है, ठीक है। ये 7 वर्ष पूर्व है पति और पत्नी की उम्र। अब मैं अगर इनकी वर्तमान उम्र बनाने जाऊं, 7 वर्ष पूर्व है, अगर मुझे वर्तमान उम्र बनाना है तो मैं इसमें 7 जोड़ूंगा, यानी इसमें कितना जोड़ दूं, दोनों की उम्र में 14 ऐड कर दूं तो दोनों की वर्तमान उम्र बन जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या कहा गया है यहाँ पर, 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पति पत्नी और उनके पुत्र, यानी पति पत्नी और पुत्र, ठीक है, इन तीनों की औसत आयु 24 दिया गया है। औसत मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 72, कितनी बन गई 72। ये कब की बात हो रही है, अब पति और पत्नी यानी वर्तमान में। यहाँ पर पति और पत्नी की जो दोनों की उम्र दे रहा है वो 54 वर्ष जो दे रहा है, ये 7 वर्ष पूर्व दे रहा है। कब दे रहा है, 7 वर्ष पूर्व दे रहा है। यहाँ अगर मैं पति और पत्नी दोनों की वर्तमान उम्र निकालूं तो आपको पता है कि 7 वर्ष पूर्व वाली उम्र को अगर वर्तमान में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। पति की उम्र में भी 7 जोड़ूं, पत्नी की उम्र में भी 7 जोड़ूं, यानी टोटल कितना जोड़ूं, 14 जोड़ दूं। तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि वर्तमान में पति और पत्नी की जो उम्र बनेगी भाई साहब, उसमें 14 और जोड़ देंगे तो कितनी बनने जा रही है 8, और ये 68 वर्ष आ गई दोनों की। यहाँ पर तीनों की उम्र कितनी है 72, और पति और पत्नी की उम्र दोनों की कितनी निकल के आ गई मेरे पास 68। मैं 68 रख दूं प्लस पुत्र, तो अब मैं क्या करूं 72 68 इस तरफ ले जाऊं तो पुत्र की उम्र कितनी आ जाएगी भाई 72 माइनस 68, कितना बचा 4 बच गया, कितना बच गया 4। तो आंसर क्या टिक करेंगे 4। पुत्र की जो उम्र आई निकल के वो कितनी आई भाई 4 वर्ष, क्या आई भाई 4 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो कितना बना 4 बना।
देखिएगा एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष, पहले 27 वर्ष थी, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। पति और पत्नी की, मैं यहाँ पर अगर एवरेज निकालूं तो क्या एवरेज कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, बराबर कितनी थी 27, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 54 बना। 7 वर्ष पहले पति और पत्नी दोनों की उम्र आ गई 54। मैं दोनों की वर्तमान उम्र निकालने जाऊं तो 7 वर्ष पूर्व को अगर मुझे वर्तमान में लाना है तो मुझे 7 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन किसी एक पर्सन की उम्र में 7 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर तो दोनों की उम्र है, दोनों की वर्तमान में लेकर आना है, तो 7 इसमें नहीं, टोटल कितना जोड़ूं 14 जोड़ दूँ। 14 जैसे मैंने प्लस किया तो ये वर्तमान में दोनों की उम्र कितना योग आ गया 68 वर्ष आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो इन तीनों की वर्तमान में कितनी बन गई एज 72, 72 साल, ठीक है। पति और पत्नी की उम्र आपको कितनी दे रहा है 68 दे रहा है, ये वैल्यू पुट करी, यहाँ से मैंने पुत्र की उम्र कितनी निकाली 4, तो इसका आंसर कितना आया 4। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइएगा देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि लुप्त संख्या यानी x निकालिए, कॉन्सेप्ट देखना है, इसमें क्या समझना है भाई, कॉन्सेप्ट समझना है, 2x, लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक लग रहा है, सॉरी वो लॉजिक देखो आप यहाँ पर। मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए ये 12 कब बन रहा है जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 24 कब बन रहा है जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर भी नंबर क्या होना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 8 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है, ये बन गया, ये आपका लॉजिक है इसके पीछे। इसका आंसर कितना आया 8। भाई 3 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में तब 12 आएगा, 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। इसी प्रकार 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा 8। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो कितना आया भाई दूसरा। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी, ये आपको बताना। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, एक खंभे को यानी एक पोल को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं एक यहाँ पोल बना दूँ, ठीक है। एक ये आपके पास ट्रेन है भाई, कितनी लंबी है 300 मीटर लंबी है, ठीक है, ये 300 मीटर लंबी है। इस पोल को पार करने में 0.4 मिनट का समय लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो मुझे इसकी स्पीड दी गई है, ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, चाल दी गई क्या, नहीं दी गई, ठीक है। मैं यहाँ से अगर चाल निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा इसको पार करने में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, तो कितना समय लेगी भाई, ये निकालना है। ये आपको दिया गया है कितना समय ले रही है, यहाँ पर समय आपको दिया गया है, समय आपको दिया गया 0.4 मिनट, कितना दिया गया 0.4 मिनट। इसे अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.4 इंटू 60, 24, एक अंक बाद पॉइंट हट जाएगा, यानी 24 सेकंड, क्या बोलेंगे 24 सेकंड, यानी इसको पार करने में 24 सेकंड का समय ले रही है। यहाँ से मैं चाल निकाल सकता हूँ। अब मुझे एक बात ये बताओ आप कि ये ट्रेन अगर इस पोल को क्रॉस कर रही है तो कितनी दूरी कवर कर रही है, अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी कवर कर रही है। कितनी कर रही है भाई, अपने खुद की लंबाई के बराबर दूरी कर रही है। तो दूरी कितनी 300 मीटर, समय कितना लगा 24 सेकंड का। तो मैं यहाँ से स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो रही है 300 मीटर और समय कितना लग रहा है 24 सेकंड का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप कैंसल आउट करें, 4 से कैंसल आउट कर दें, 4 से करेंगे तो 7 बार 28, 2 बचा 5, 75 आ गया, 4 से करें तो 6, ठीक है। 3 से कैंसल आउट कर दें तो कितना बन जाएगा, 3 से कैंसल आउट करेंगे, 3 दूना 6, 25, 2 कितना आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या निकल के आई, इस ट्रेन की स्पीड, क्या निकल के आई भाई, इस ट्रेन की स्पीड कि 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब ये ट्रेन एक 450 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और वहाँ पर आपको समय बताना। मैं मान लेता हूँ कि ये एक पुल है जिसकी लंबाई
450 मीटर है। अब इस पुल को ये वाली ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस कर रही है भाई साहब, क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो कितना समय लेगी। ठीक है भाई, मुझे समय निकालना है और आप अच्छे से जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं पहले यहाँ दूरी निकालूं कि दूरी यहाँ कितनी बन रही है। अब मुझे आप एक बात ये बताएं कि ये ट्रेन अगर इस पुल को क्रॉस कर रही है तो वो कितनी दूरी कवर करेगी। पहली बात तो 300 मीटर, पहली बात तो ये इतनी 450 मीटर ये कवर करेगी, फिर इसके बाद अपनी दूरी कवर करेगी। यानी यहाँ पर मैं अगर दूरी की बात करूँ तो यहाँ पर जो कुल दूरी बनने वाली है वो 300 प्लस 450 बनने वाली है भाई साहब, कितनी बनेगी, यानी 750 मीटर। यहाँ पर ट्रेन को 750 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड आपको क्वेश्चन में दी गई है, स्पीड कितनी निकल के आ गई, 25/2 मीटर पर सेकेंड, यानी चाल कितनी निकल के आ गई ट्रेन की, 25/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे समय निकालना, मैं अब आसानी से निकाल सकता हूँ कि इसको इस पुल को पार करने में कितना समय लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी बनी 750, 25/2, ये क्या था यहाँ पर मीटर में। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड बन रहा है समय, चाल मीटर से मीटर कैंसल आउट हुआ, क्या बचेगा सेकंड। ठीक है, 25 से कैंसल आउट करें कितना आएगा, 3 बार 30, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो क्या बन जाएगा 60 सेकंड। क्या बोलूंगा मैं, 60 सेकंड, यानी उस पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लगा। आपसे पूछा मिनट में बताइए आंसर, तो 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट, या मैं से कह सकता हूं कि उस पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो तीसरा बना, सॉरी क्या आया, तीसरा। चलिए भाई बढ़े आगे, देखिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसे। इसमें क्या कहा, इसमें आपको एक सीरीज दी गई है इस क्वेश्चन में, 5, 10, 15, 20 और आगे भी इसी प्रकार चल रहा है। तो आपसे पूछा गया कि इस श्रेणी का जो 15वां पद है वो आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, 15वां पद बताना है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 5, 5, 5, मतलब सीरीज इस प्रकार चल रही है, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका 15वां पद निकालने की बात करूँ तो अगर इसके nवें पद की बात करें तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 15वां पद निकालना है। ठीक है भाई साहब, 15वां पद निकाल देंगे, n का मान कितना रख दें, 15 रख दें। 15वें पद का मान आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद कितना है 5, ये रख दिया। n का मान कितना रखेंगे भाई यहाँ पर 15, क्योंकि 15वां पद पूछ रहा है, तो 15 माइनस 1। ये d कितना चल रहा है, इनका डिफरेंस कितना चल रहा है भाई, 5, 5 का चल रहा है, तो 5 कितना बन जाएगा, 5 प्लस कितना होगा ये 13 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 65, 65 प्लस 5 कितना बन जाएगा 70, यानी इसका 15वां पद जो आने वाला है वो कितना आएगा 70। क्या है भाई, 15वां पद आपको क्या निकल के आया 70। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाएंगे वो ए, क्या होगा ए। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात, कुणाल और गणेश के बीच का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 का वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में। ठीक है, यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा हो जाए, कब, 4 वर्षों के बाद, मतलब 4 वर्षों के बाद जो कुणाल है वो गणेश से कितना छोटा हो जाता है, 12 वर्ष छोटा हो जाता है। यानी 4 वर्ष के बाद कुणाल और गणेश की जो उम्र के बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है। अब इसे आप 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो इसमें वेरिएबल लगा के यहाँ से सॉल्व कर दें, ठीक है, वो भी बन जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दें कि जब 4-4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर निकालेंगे तो डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। 4 वर्ष बाद निकालें या 5 वर्ष बाद बोले या 10 वर्ष बाद बोले, तो जो भी उनका डिफरेंस होगा डिफरेंस यही रहेगा। चाहे प्रेजेंट में बोले तब भी डिफरेंस यही, 4 वर्ष बाद बोले तब भी डिफरेंस यही आएगा। यानी दोनों की उम्र का जो डिफरेंस बनने वाला वो हमेशा आपको इतना ही मिलेगा। आप चाहे वर्तमान में निकाल दें, 4 वर्ष बाद निकालें या 10 साल पहले निकालें, डिफरेंस आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूं तो कितना बन रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है। तो 2 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है भाई, 12 के बराबर है।
तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 6 हो गया। एक यूनिट का मान कितना कहलाए, 6। आपसे क्या पूछा गया, तो कुणाल की वर्तमान उम्र बताइए। कुणाल की वर्तमान उम्र कितनी है, 3 यूनिट। अगर एक यूनिट 6 है तो 3 यूनिट कितना बन जाएगा भाई साहब, 6 गुणा 3 यानी 18। क्या बोलेंगे, 18 वर्ष। क्या बोलेंगे, 18 वर्ष। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ समझिएगा, बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा मैं यहाँ पर कुणाल और गणेश की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5। मैं वेरिएबल लगा दूं, इसकी उम्र बोल दूं 3x, इसकी उम्र बोल दूं 5x। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोला गया से, यदि 4 वर्षों के बाद, 4 वर्ष बाद, ये तो कौन सी हो गई, वर्तमान उम्र हो गई। अब 4 वर्ष बाद अगर निकालना है, 4 वर्ष बाद, तो क्या करें, 4 4 इसमें जोड़ दें, 3x + 4, 5x + 4। 4 वर्ष बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 12 वर्ष छोटा हो जाएगा। यही है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है वो 12 वर्ष है। तो मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, 5x 4 माइनस 3x + 4 बराबर डिफरेंस 12। क्या बना, 5x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 12। ये कैंसल आउट हुआ, कितना आया, 2 यूनिट। 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आया, 6 आया। x यहाँ पर मैंने x लिखा नहीं है तो 1 यूनिट बराबर 6 बोल दिया। यहाँ पर x लिखा है तो x बराबर कितना आ गया, 6 यूनिट। अब आपसे क्या बोलो, कुणाल की वर्तमान कितनी है, 3x। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणा 6, क्या पुट कर दो, 3 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। अब या तो आप ये वेरिएबल लगा के सॉल्व करो या फिर आप इस प्रकार डायरेक्ट सॉल्व करो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस है 12 वर्ष का, वो कभी कभी बोला जाए, कभी बोल दे 10 साल पहले, 5 साल बाद, वो डिफरेंस हमेशा यही रहेगा दोनों की उम्र में। तो चाहे वर्तमान में डिफरेंस निकाल दो, चाहे 10 साल बाद निकालो, डिफरेंस वही आने वाला, क्योंकि दोनों के लिए समान समय कह रहा है, इसलिए डिफरेंस हमेशा वही रहेगा। बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो पटवारी है भाई, वो नंबर सिस्टम से मान के चलो कम से कम 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है भाई, 47 आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सभी ने आंसर लगा दिया होगा, अभी तक आ गया होगा आंसर। क्या आंसर आ रहा है भाई सभी का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिएगा सभी को पता है कि अपन करते क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये शेषफल होता है इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ये करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 38 17 में से हट जाएगा 9, शेषफल क्या है, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं भाई। ये तो सभी को पता है कि ऐसा कर देते हैं, पर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों का आंसर जानने के लिए यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, 361 से किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, बिल्कुल सही है। तो शेषफल आपको कितना मिलता है, 47 मिलता है। मुझे यहाँ पर भी पता नहीं कि भागफल क्या आ रहा है, ना मुझे वो संख्या पता, ना मुझे भागफल पता। मैं भागफल को क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर y मान लेता हूँ या q मान लूँ, कोई सा भी वेरिएबल मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर ये वाला नंबर निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो ये वाला नंबर आप कैसे निकालते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 361 इंटू वाई प्लस 47, यही बनेगा। मतलब ये वाला जो नंबर आया ये निकल के आया। फिर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, मतलब इस नंबर को मैं अगर 19 से विभाजित करूं तो क्या आएगा, वो आपको बताना है, शेषफल बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई कि डायरेक्ट आप शेषफल को डिवाइड कर दो, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए आप। देखिएगा क्या ये नंबर 19 से विभाजित करने पर शेषफल मुझे बताना है, तो मैं पहले इस नंबर को डिवाइड करके देख लूँ कि इससे क्या शेषफल आ रहा है, फिर इसे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 361 इंटू वाई। क्या इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो शेषफल पूछ रहा है, यहाँ से अगर मुझे शेषफल निकालना है तो क्या इसका शेषफल y पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, जी नहीं। मैं आंसर दूंगा जी नहीं। क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि y के साथ में जो मल्टीपल है 361, ये जो नंबर है 361, ये 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये यहाँ से जो शेषफल निकलने वाला है वो y के मान पर डिपेंड नहीं करता, y का मान कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख दो। मतलब कहने का ये हुआ कि इतने पोर्शन से जो आपको शेषफल मिलेगा वो हमेशा 0 मिलेगा, यानी इतना पोर्शन हमेशा 19 से डिविजिबल ही होगा, हमेशा 19 से डिवाइड रहेगा इतना पोर्शन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो फिर शेषफल मुझे कहाँ मिलेगा,
फिर मैं ये जो बाकी बचा पार्ट है इसको डिवाइड करूंगा 19 से। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो शेषफल होता है उसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो और शेषफल बना दो। इसीलिए मैंने 47 को 19 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना निकल के आया 9। तो मैंने आंसर क्या टिक किया, तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर एक शंकु दिया गया है यानी कोन और एक सिलेंडर दिया गया है। इनके आयतन के बीच का आपको क्या निकालना, अनुपात बताना, यानी वॉल्यूम का क्या निकालना, अनुपात निकालना। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शंकु यानी कोन, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बनता है। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करूं बेलन की यानी सिलेंडर की, तो बेलन का आयतन अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कंडीशन ये लगा दी कि समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, यानी कहने का मतलब ये कि जो शंकु की रेडियस है, अगर मैं यहाँ पर शंकु बनाऊं, ये जो शंकु की रेडियस है, शंकु की रेडियस, ये वाली रेडियस, और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो रेडियस है ये समान है भाई। और इसकी हाइट जो एच, ये और ये सभी कुछ समान है, यानी रेडियस और हाइट इक्वल है, इसलिए दोनों जगह एच एच और आर आर सेम रखा मैंने। अब इनके आयतन का अनुपात निकालना है, बस आंसर आसान हो गया। और क्या, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये कैंसल आउट हुआ, क्या बचा 1/3। तो आंसर क्या है 1/3, यानी 1:3, 1:3। पहला। दूसरा आंसर इसका बना, क्या बना, दूसरे आंसर बना इस क्वेश्चन का, क्या बना भाई, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसको। क्वेश्चन में दिया गया है आपको, देखिएगा क्या दिया गया, 27/3 मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻7 इंटू 3⁻4, ये आपको क्वेश्चन में दिया। बस सिंप्लीफाई करना है। सभी को आप क्या करो, बेस 3 बना दो। क्या करो, बेस 3 बना दो। 27 को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं भाई, 3⁻3, 3⁻4 है यहाँ पर, ये 3⁻⁻5/3। ठीक है, इसका रूट हटाएंगे तो माइनस, बाहर पावर कितनी लगा देंगे, 1/3 इंटू 3⁻4। चलिए ये आ गया आपके सामने। ठीक है भाई, अब यहाँ पर पावर, फिर ऊपर पावर यानी पावर के ऊपर पावर यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बना, 3 की घात 3, 3 की घात -5/3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर -7/3 और 3 की घात 4। भाग करना है मुझे 3 की घात 4 से, तो ये 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कैंसिल हुआ। अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 3 की घात x मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -7/3, सॉरी ये बचा आपके पास 3 की घात 3, क्या है यहाँ पर 3⁻3। देखिए सभी का बेस समान है, पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पर 3 प्लस करना है, मतलब -5/3, ये भी माइनस की पावर है तो -7/3 यही होगा। या आप यहाँ प्लस लगा दो, ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखो, यहाँ प्लस लगाओ, फिर इनको ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखो। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, -5/3 -7/3। इन सभी को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और निकालेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, देखिएगा किनको जोड़ना है या घटाना है। यहाँ पर 3 यहीं पर कर देता हूँ, 3 -5/3 -7/3। ठीक है, एलसीएम कितना आया 3, तो कितना बन गया 9, 5 -7, 9, ये 7 और 5 12 माइनस के, 9 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा -3, -3 में 3 से भाग लगाएंगे क्या आएगा -1, यानी यहाँ पर आपके पास क्या बचा 3 की पावर -1। अब जब किसी भी नंबर्स की पावर माइनस में होती है उसको उल्टा कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी ये बन जाएगा 1/3, 3 की घात 1, कोई मतलब नहीं, यानी 1/3, 3 की घात 1 लिखेंगे 1/3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो 1/3 आया, यानी दूसरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया भाई वो कितना आया, दूसरा आया। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम की देखने को मिल गए आपको। क्वेश्चन में कहा गया कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, इनमें से आपको देखकर बताना है कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। क्या मालूम होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। अब क्या आप सभी को डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, इतना समय नहीं है भाई वहाँ।
तो डिविजिबिलिटी रूल, अब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर को आपको देखना हो कि डिविजिबल है तो उन सभी को आप सभी उसके डिजिट को प्लस करो, यानी सभी अंकों को प्लस करो। प्लस करने पर जो समेशन आए वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। या दूसरा तरीका, जिनका जो 3 की टेबल में आ रहे हैं उन्हें हटाते जाओ आप, जैसे ये 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 2 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास 8, 4 और 2, 8 4 12 और 2 14, इनको जोड़ने पर 14 बन रहा है। क्या 3 से डिविजिबल है 14? नहीं है, मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर आप यहाँ देख सकते हो 6 3 से कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, क्या बच गया 8 बच गया, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी टेबल में आएगा। 7 और 2 9 हो जाएंगे, ये डिवाइड होंगे। 4 और 5 9, ये हो जाएंगे डिवाइड। 8 और 3 11 बच जाएगा, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं। अब यहाँ पर देखें, इन सभी का या तो प्लस कर लो या आप देख लो 6 3 की टेबल में आता डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 जुड़कर 6 बन जाएंगे, ये सभी अंक डिवाइड हो रहे हैं। या 6 4 10 और 2 12, सभी अंकों का योग 12 आ रहा है। 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। क्या है भाई क्वेश्चन का आंसर? चलिए दोस्तों, तो देखिए मैंने ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के जो 17 और 18 में पटवारी का एग्जाम्स हुआ था उसके लिए ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या ऐसा लगा हो कि हाँ ये हमको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी पेपर हुए हैं मैं सारी पेपर की पूरी सीरीज आपको यहाँ करा दूँ, पटवारी की प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।